नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास और इस कंपनी में मोमेंटम भी हमें देखने को मिला, तो आज इसका नंबर लगा है। ऐसे ही आपके स्टॉक का जल्दी से जल्दी नंबर लगेगा। कमेंट करते रहिए जिन स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए, जल्दी से जल्दी नंबर आएगा। देखिए, मुझे भी रिसर्च के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसकी रिसर्च के लिए भी थोड़ा समय चाहिए था, क्योंकि इस पे मैंने काम किया था 2016-17 में। उसके बाद मैंने इस स्टॉक पे काम कुछ खास किया नहीं था, तो इतने साल बाद कंपनी में क्या चेंजेस हुए, मुझे भी रिसर्च के लिए समय चाहिए। जो कंपनी रडार पे होती है उन पे तो हम रिसर्च हाथों हाथ कर देते हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सके, लेकिन जो रडार पे नहीं होती उन पे भी रिसर्च काफी ज्यादा होता है, तो समय लगता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कमेंट करने में संकोच मत करिए और अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूले जो भी हमारा डिस्कशन हो उसके बाद। और अगर एडवाइजर नहीं है तो ट्रेड एडवाइजर फ्री विद योर ओन माइंड एंड ओन रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, तब आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं जमुना ऑटो की। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों एनालिसिस होगा। इसकी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूं, देन हम फंडामेंटल के ऊपर पहले देखेंगे। देखिए, कंपनी लिस्टिंग के बाद से लेकर एनएसई पे जब से हुई थी, एक शानदार मोमेंटम में थी। काफी अच्छा इसने गेन लिया 2016-17 के अंदर, और इसी रैली में हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, अच्छा ट्रेड किया था। उसके बाद एक करेक्शन आता है, फिर यहां आता है। यहां पर मैंने फिर से एक ट्रेड मारा, बट वो मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें मेरा जो है वो टाइम ज्यादा लिया, तो मैंने उसको अपने कॉस्ट के आसपास ही बेच के एग्जिट कर लिया था। ये बहुत पहले की बात है, 2021 की। और उसके बाद से इस स्टॉक को मैंने कुछ खास रडार पे लिया नहीं। अभी फिलहाल जो स्टॉक के अंदर वापस मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो हमें इस मंथली चार्ट पे दिख रहा है, स्टॉक का 130 के रुपीस के आसपास चल रहा है। तो यहां पे स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या ये स्टॉक 180-200 वाली कैटेगरी का है? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत बताया जा रहा है कि ये स्टॉक 200 पार जा सकता है। तो देखते हैं कि किसे रखना चाहिए, किसे नहीं, किसके काम का है, सारा एनालिसिस करेंगे। बट फर्स्ट डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारे सामने है जमुना ऑटो के फंडामेंटल्स। 1954 से कंपनी है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको बता देता हूं, कंपनी जो है वो क्या करती है, सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर है और उसकी सप्लाई करती है फॉर ऑल सेगमेंट कॉमर्शियल व्हीकल। अब सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर क्या होता है, गाड़ियों में सस्पेंशन लगे होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो गूगल पे अपनी रिसर्च भी आप कर सकते हैं। आगे बात करिए बिजनेस ओवरव्यू। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू कैसा है वो आप समझना चाहें तो उसमें देखिए, ट्रिपर, ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, आईसीबी, बसेस, सबके अंदर जो है कंपनी का सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और यहां पर देखिए, इट कैटर्स टू ओईएम। अब ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, और आफ्टर मार्केट का काम भी है और उसके साथ ही ओवरसीज मार्केट का काम भी है। तो ये तीनों टाइप के काम जो है वो कंपनी करती है। आगे बात करते हैं, यहां पर कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी कितनी पुरानी है, 65 ईयर से ज्यादा पुरानी कंपनी हमारे पास है, जो हमें पता चल रहा है, मोर देन 65 ईयर। और यहां पे स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग, अब आप स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग भी समझेंगे और उसको आप शायद लीफ मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं, वो आप आगे पता चल जाएगा आपको। वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑफ सस्पेंशन और हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द ओईएम। ओईएम का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होती है। कैपेसिटी है 3 लाख MTPA, और यहां पे वन एंड ओनली इन हाउस R&D सेंटर इन इंडिया फॉर स्प्रिंग्स, ये भी ध्यान रखिए। प्रोडक्ट अवेलेबल इन 15 कंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग 5000 प्लस पार्ट्स नंबर। तो आपको ये पता चल गया, बेसिक सी बात ये है, सिंपल शब्दों में ऑटो कंपोनेंट या ऑटो पार्ट्स कंपनी बनाती है, सिंपल बात है। यहां पे इसके प्रोडक्ट जो वो ये है, इसमें लीफ स्प्रिंग जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लीफ स्प्रिंग के बारे में मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। कंपनी के नए सेगमेंट में उतरने की तैयारियां भी हो रही है। अगर बात करें कंपनी के क्लाइंट में, तो अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, भारत बेंज, इशुजू, और यहाँ पे एस्कॉर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्वो, बहुत सारे जो है बड़े बड़े नाम इसके क्लाइंट हैं। हाई क्लाइंट एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, यहां पे देख सकते हो आप, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और ऐसी जो कंपनियां हैं वो इसकी बहुत अच्छी रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करती है। रिवेन्यू ब्रेकअप को अगर आप समझना चाहें तो इतना समझ लीजिए, यहां पर प्रोडक्ट से, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड से लगभग 98% की और स्क्रैप से 2% की रिवेन्यू कंपनी जो है वो जनरेट कर लेती है। और FY27 के इसके गोल्स क्या है वो भी ध्यान में रखिए। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम 44% इन FY23 to 50% इन FY27, यानी कंपनी के पास विजन है। इसको आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर डिटेल रिसर्च कर सकते हो। मैं सिर्फ कंक्लूजन के तौर पे बता दूं, कंपनी का विजन है आने वाले टाइम में, और एक्सपेंशन के साथ साथ उस कंपनी के पास कैपेक्स करने की कैपेसिटी भी है, ये हमें दिखता है। यहां बात करते हैं मार्केट शेयर। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर है 65%, और ये डाटा है एक साल पहले का, मार्च 2023 का। अब पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग क्या होती है, ये होती है जो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग। और ये जो है कंपनी के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है जो कि कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट्स को या बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है, जो कि ऑटो का काम करती है। अब बेसिक लेवल फंडामेंटल को समझिए। देखिए, मैंने इसमें सब कुछ कवर नहीं किया है, ना मैं इतनी इन डेप्थ एनालिसिस आपको बता सकता हूं कि एक एक प्रोडक्ट को उठा के उसकी चीज बताऊं, क्योंकि वो तो करने के लिए फिर कोई आधे घंटे का या 20 मिनट का वीडियो थोड़ी होता है, फिर तो 20-25 दिन अगर आप उस फाइल को पढ़ने बैठो तो भी कम पड़ जाए। तो सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, काम की चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट कैप, स्मॉल
स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ के लगभग की, स्टॉक का पी 26 का, आरओसी काफी अच्छा है, आरओई काफी अच्छा कहा जाएगा। यहां पे बात करें प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात है, 5 रुपीज का ईपीएस ठीक ठाक कहा जाएगा। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग अनप्लेज 48% के आसपास है, 3% जो है वो कुछ एक प्लेज भी करवा रखे, ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, मार्केट कैप टू सेल्स दिखाती है कि कंपनी में भी और ज्यादा वैल्यूएशन मिलने के चांस हो सकते हैं। पीजी रेशियो कंपनी को थोड़ा सा महंगा दिखाता है, लेकिन ये क्या जस्टिफाइड हो जाएगा यहीं पे इसको हम कैंसिल कर दें? नहीं, इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है, बहुत बढ़िया फ्री कैश फ्लो है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी देखा जाए तो लगभग 5 के आसपास का, जो कि अच्छा कहा जाएगा। एसेट टर्नओवर 2 रुपए के आसपास का है, यानी 1 रुपए का एसेट डाल के अगर आप 2 रुपए का टर्नओवर लाते हो तो दैट इज आप डबल पे काम कर रहे हो अपनी कैपेसिटी पे। तो ये जो है ये बेसिक लेवल डाटा है। इंडस्ट्री का पी देख लीजिए वो 31 के आसपास है, तो कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ओवरवैल्यूड है, मुझे ओवरवैल्यूड नहीं लग रही है फिलहाल की डेट में। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखने चाहो तो इसको समझिए कि दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स को आप देखना शुरू करिए। यहां पर दिसंबर 21 को देखिए, यहां पर प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ। दिसंबर 22 को देखिए प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर दोनों में ग्रोथ। दिसंबर 23 में देखिए प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में ग्रोथ। ईपीएस की तरफ आइए, 75 पैसे के ईपीएस से आप कहां आ गए? 1 रुपए 38 पैसे पे, यानी 3 साल में आपका ईपीएस जो वो डबल हो चुका है लगभग। तो ये कंपनी होती है जो अपनी ग्रोथ को दिखाती है इस तरीके से। अगर आप आने वाले आगे समय का भी देखना चाहो तो लगातार देखते जाइए कंपनी के मार्जिन्स को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, 13-14% की एवरेज पे। कंपनी के प्रॉफिट्स को आप देखिए किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। तो यहां पे कंपनी के प्रॉफिट्स में, मार्जिन में मुझे फिलहाल कोई इशू नजर नहीं आता। भविष्य में क्या होता है वो तो हम झांक नहीं सकते, वो हम चार्ट के थ्रू बात करते हैं, लेकिन फिलहाल का डाटा कंपनी को एक साउंड कंपनी और अच्छी कंपनी बताता है। अगर ईयरली पी&एल की बात करें यहां पे, तो ईयरली पी&एल को ध्यान से देखिए। 2020 से पहले का डाटा देखिए, 2020 का डाटा और उसका प्रॉफिट देखो। ईयरली प्रॉफिट इतना था, 2021 में देखो ईयरली प्रॉफिट इतना था, अभी क्वार्टर का आ रहा है ये प्रॉफिट। यहां पे 22 में देखिए आप ये प्रॉफिट, 23 में, और यह ट्रेलिंग 12 मंथ में 200 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट है सेल्स के साथ में। ये सारे डाटा आपको दिख रहे हैं। अगर मार्च 22 को कंपेयर करूं मैं मार्च 18 से, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी उतनी सेल्स थी, बाद में इसकी सेल्स गिरी थी बीच में, और देखिए उस टाइम प्रॉफिट देखिए 125 करोड़ था, और मार्च 22 में प्रॉफिट हो गया था 141 करोड़ का, लेकिन मार्केट ने वैल्यूएशंस नहीं दी इसको, तो उसके रीजंस भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में 200 करोड़ से ऊपर का कंपनी का जो है वो प्रॉफिट आ चुका है। ईपीएस को देखो तो ये कहां से कहां ईपीएस आ गया, 5 रुपए का ईपीएस आ चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से। तो एक कंपनी जो कि 125 रुपए के आसपास है, 5 रुपए का उसका ईपीएस है, और अपनी इंडस्ट्री की पी से नीचे चल रही है, मार्केट कैप टू सेल्स सिर्फ 2 टाइम्स है, तो काफी चीजें उसके अंदर हो सकती है, समझने लायक बात होगी। आगे बात करते हैं, फंडामेंटली तो गजब कहा जाएगा। ग्रोथ देखिए, नॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ पिछले 3 सालों में ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 साल 5 साल की ग्रोथ नॉर्मल है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छी कह सकते हैं तो नॉर्मल कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है, नॉर्मल से अच्छी है, और खराब बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको। आगे बात करते हैं, यहां पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी इसके अंदर, लॉन्ग टर्म में जो बैठा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का एवरेज है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है, खराब नहीं कह सकते। आगे बात करिए, यहां पे इसको समझने की कोशिश करिए, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे ये चीज देखिए, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर लोन किसी टाइप का है नहीं, जो कि एक अच्छा साइन है। साथ में अगर आप CWPI देखेंगे तो कॉस्ट 1 की इन प्रोग्रेस पे भी काम हो रहा है कंपनी का, लेकिन मेन चीज मुझे रिजर्व और ये लोन देखना होता है, बोरोइंग्स, जो कुछ खास नहीं है, जो कि अच्छी चीज मुझे लगती है एक बैलेंस शीट पे। यहां पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास लगभग अभी भी 50% की होल्डिंग है, हालांकि उन्होंने पिछले 3 साल में कुछ एक होल्डिंग कम करी है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। एफआईआईज की होल्डिंग भी कुछ एक अगर 3 सालों का डाटा ले तो कम हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी थोड़ी सी कम हुई है। डीआईआईज की होल्डिंग भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे घटी है, ये देखिए इन दोनों की घटी है। पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पे प्लस हुई है, ये आपको दिख रहा होगा। प्रमोटर्स की भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है, यानी कि एफआईआईज ने बेचा है, डीआईआईज ने बेचा है, प्रमोटर्स ने बेचा है, पब्लिक ने लिया है, और स्टिल शेयर जो है दिसंबर के बाद में अच्छा चला है, यानी ऑलमोस्ट उधर ही है वैसे तो, लेकिन अच्छा चला है दिसंबर के डाटा को अगर देखा जाए वहां से तो क्या एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर्स को ट्रेड करना नहीं आता? आता है। उनकी रिक्वायरमेंट हो सकता है फुलफिल हो गई हो, हमें उनको कॉपी नहीं करना है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। एफआईआई किसी स्टॉक को 100 पे लेते हैं, उसका भाव जो है वो 20 रुपए तक भी देख लेते हैं, और वो सोचते हैं 20 पे और लेना है। क्या आप और मैं कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल फॉर अस। हमने 100 पे लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए अगर ट्रेडिंग है, या फिर अगर हम रिस्क लेना चाहें उतना समझना चाहिए कि इतना रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। एफआईआईज हमें फोन नहीं करेंगे, समझिए इस चीज को। आगे बात करते हैं, यहां पर इस कंपनी के चार्ट्स के ऊपर लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। तो अब हमारे सामने है जमुना ऑटो का मंथली चार्ट। यहाँ मंथली चार्ट पे बात करते हैं स्टॉक के लिए। देखिए ऑलरेडी मैंने इसकी जर्नी आपको एक्सप्लेन करी है। राइट नाउ हम ट्रेंड की बात करते हैं, तो स्टॉक में मंथली चार्ट के ट्रेंड को देखते हैं। ये देखिए, ये जो हाईज क्रिएट हुए थे बैक इन 2022,
इनका जो है ब्रेकआउट करने को स्टॉक आ चुका है, तो ये एक अच्छा साइन है। ट्रेंड क्या है अभी, ट्रेंड बुलिश कहना होगा, क्लियरली ट्रेंड बुलिश है। तो क्या जरूरी है ट्रेंड बुलिश रहे, नहीं, ये बेरिश भी हो सकता है, उसमें एक लेवल होगा, उसको इंपॉर्टेंस मानना है। क्या वो लेवल टूटता है तो टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया? टेक्निकल एनालिसिस फेल नहीं हुआ, उल्टा टेक्निकल एनालिसिस ने आपको बचा लिया कि इस लेवल के नीचे रिव्यू करो। अगर करना आता है तो, नहीं आता तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा फेल ही होगा, ये ध्यान रखिए। फिलहाल ट्रेंड जो है वो एकदम क्लियर कट बुलिश चल रहा है यहाँ पे, और इस केस में हमें जो दिखता है वो मंथली चार्ट पे लेवल नजर आता है लगभग 120 रुपए के आसपास, ₹120, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन हम 2 रुपए का बफर लेंगे और 118 पे जो है वो सपोर्ट मानेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पीछे इस लेवल के आसपास अच्छे सपोर्ट नजर आए। तो 118 120 की एक रेंज है जिसके नीचे ट्रेंड वापस से बेरिश हो सकता है, ट्रेंड खराब हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और स्टॉक के लिए 130-35 के ऊपर रुकना एक क्लियरली बुलिश साइन यहां पे नजर आता है, ये एक क्लियरली बुलिश साइन होगा, इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। आगे बात करते हैं इसके वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे कि उधर पिक्चर क्या निकल के आती है। देखिए, मेरा मोटिव है आप सीखो, सीख के उन चीजों को समझो। बाकी देखो, अपनी अपनी इच्छा है, किसी को टेक्निकल पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। हम किसी को एग्री नहीं करा सकते जो नहीं करना चाहता, और आप किसी का बिलीव बदल भी नहीं सकते, और हमें उसका शौक भी नहीं है। हमें बात करनी है कि अभी की डेट में हमारे टेक्निकल क्या बोलते हैं, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो राइट नाउ हमें एक अच्छी चीज समझना, स्टॉक का जो भाव था उसके बाद यहाँ पे स्टॉक जो है पिछले 3 साल से इसी रेंज के आसपास खड़ा है, 2-3 साल हो गए इसी रेंज के आसपास खड़ा है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, मैं इसको टोटली एडमिट करता हूं, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे कंसोलिडेशन के बाद में जब ब्रेकआउट होकर स्टॉक निकलते हैं तो एक एसएल के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है, बेस बिल्डिंग हो चुकी है। क्या हो चुका है? दैट इज बेस बिल्डिंग। यहां पे बेस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी बेस बिल्डिंग के बाद में स्टॉक में जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो विद एसएल, हमेशा ध्यान रखिए, विद एसएल, विदाउट एसएल नहीं, विद एसएल होल्ड बनता है बिंदास, क्योंकि उसके बाद में एक अच्छी तेजी का चांस बनते हैं। तो इसको रिमेंबर रखिए कि बेस बिल्डिंग हो चुकी है 3 सालों की। अब ये 3 सालों कैसे हुई यहां पे समझो, प्राइस वाइज प्लस टाइम वाइज बहुत अच्छे करेक्शन जो है वो स्टॉक ने कर दिए, ये बहुत अच्छा करेक्शन जो है वो स्टॉक ने किया है। तो कोई ये नहीं बोल सकता स्टॉक सीधा चल गया, टाइम वाइज भी रुका, प्राइस वाइज भी रुका। तो ऐसे स्टॉक में जब चलने का मूड आता है तो बहुत अच्छा मूड आता है, बहुत अच्छे तरीके से वो निकलते हैं। तो ये चार्ट भी हमें फिलहाल बुलिश नजर आता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, चलिए, और डाटा क्लियर हो जाए। ये इसको थोड़ा और जूम किया, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इसमें भी आपको समझ आएगा कि यहां पर जिस हिसाब से कैंडल निकली है उसके बाद एक थोड़ा सा जो है हल्का सा करेक्शन आने की कोशिश स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप पीछे के डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन लेवल्स के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले रहे हैं, जो कि 120 रुपए के आसपास है। तो मुझे ये लेवल अच्छा लगता है 118 120 के आसपास। इसके नीचे मुझे स्टॉक में दिक्कत होगी, तब तक मुझे लगता है कि ये राइड वाले स्टॉक की कैटेगरी में जा चुका है। बात करते हैं कि आज की डेट में किया क्या जाए। देखिए, शॉर्ट स्वीट शब्दों में सिंपल सी बात करते हैं, आज की डेट में क्या किया जा सकता है। हम देखते हैं कि किसी के पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, हम मानते हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो उसके पास अभी क्या ऑप्शन होगा। हम एज ए स्मार्ट प्लेयर बात करेंगे, वो अभी क्या सोच रहा होगा। यहां पे 2 तरह के प्लेयर्स होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। एक तो होंगे कि वो अब शॉर्ट टर्म के लिए यहां पे बैठना चाहते होंगे, और एक होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे बैठना चाहते होंगे। तो उन दोनों में किस टाइप की कैटेगरी हो सकती है समझो। शॉर्ट टर्म वाले अभी ₹118 के साथ क्या करेंगे, ट्रेल कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने पास प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेल एंड बुक वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया, 118, और 118 क्लोजिंग बेसिस होगा। इसके नीचे आते ही जो इमेच्योर प्लेयर होंगे, देखो वो तो रोएंगे चिल्लाएंगे, टेक्निकल फेल हो गया। टेक्निकल फेल नहीं होता है, टेक्निकल आपको इंडिकेशन दे रहा है कुछ हो सकता है, एक बार रिव्यू कर लो। अब रिव्यू नहीं आता, उसके चक्कर में हम टेक्निकल को फेल करना चाहे तो दैट इज टोटली अप टू यू, आपकी इच्छा है। लॉन्ग टर्म वाले अभी किस चीज का ध्यान रखेंगे, देखो समझो, यहां पर स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग करी है, दैट इज ₹93। ये ₹93 पे क्या हुआ है, बेस बिल्डिंग हुई है। स्टॉक ने बताया है कि मैंने 3 साल तक इस लेवल को नहीं काटा है, तो अब काटूंगा, तो कुछ गड़बड़ है तभी तो काटूंगा। सोच के देखो, ये सोचने वाली बात है कि इसके नीचे आऊं तो एक बार रिव्यू कर लो, काटो नहीं तो रिव्यू तो कर लो कि क्या होने वाला है। वो अपनी इच्छा है, आप करना चाहें तो। मैं अगर यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और मेरा लॉन्ग टर्म का विजन हो, तो ₹93 के साथ मैं क्या करूंगा, इसको होल्ड एज इट इज, होल्ड एज इट इज। मेरा ये विजन होता, अभी मैं इस पे जाता तो मेरा ये होता, अगर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। सिंपल सी कहानी मेरे पास नजर आती है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं कि यहां पे अगर मानो कोई फ्रेश हो, यहां पे कोई क्या करना चाहे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहे, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहे। इन्वेस्ट का मतलब हो गया 1 से 2 साल, या फिर अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है, लॉन्ग टर्म का ये हो गया, और शॉर्ट टर्म के लिए हो गया उसका करीब करीब आप मान के चलिए 6 से 8 महीने के आसपास का व्यू अगर वो ले रहा है, तो 6 to 8 मंथ अगर ये व्यू वो लेके चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम चीज रहेगी। शॉर्ट टर्म वाले 118
क्लोजिंग में ऐसा है तो रिव्यू करो। लॉन्ग टर्म वाले 93 के साथ होल्डिंग करेंगे एज इट इज, कोई फ्रेश इन्वेस्ट करता है तो अब ये देख लो कि यार 133 पे शेयर खड़ा है, 93 लॉन्ग टर्म का एसएल है, तो क्या एक बार में पूरा अमाउंट डाल दें? आंसर इज नो। यहां पर फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाले वन टाइम कभी ना डालें, ऑलवेज इन पार्ट, वन टाइम नो, पार्ट्स यस, पार्ट्स में ऑलवेज जाओ, वन टाइम के लिए क्लियर नो मारो। एक बार में पूरा नहीं होता, भले स्टॉक यहां से भाग जाए लेकिन एक बार में कभी भी नहीं लिया जाता। ये डिसिप्लिन आपके लिए खराब होगा, भले एक स्टॉक में आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग चीज है, बट डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखिए। तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए भी ये चांस रहेगा, ये सिनेरियो रहेगा जो आपको समझना होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए 118 देख लो, लॉन्ग टर्म के लिए 93 के लेवल का ध्यान रखो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। जिसको फंडामेंटली फॉलो करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस चीज को समझना होगा और ये हमें नोट डाउन करनी है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं स्विंग वालों की। यहां पे इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? यहां पे मैं बात करता हूं कि क्या यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिल्कुल है। यहां पे एक स्विंग ट्रेड है और क्लियरली एक स्विंग ट्रेड खड़ी हुई है जो कि कह रही है कि हाँ हमें देख सकते हो। लेकिन इस स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे प्राइस कौन से होंगे वो भी हमें समझना होगा, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है वो भी। पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो उस स्विंग ट्रेड में आपको सपोर्ट वही रखना है 118, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। और यहां पर ये स्टॉक के लिए बेस्ट प्राइस होता है अराउंड 130 के आसपास, मतलब 130 या उसके नीचे मिलता है तो वो बेस्ट प्राइस है स्विंग वालों के लिए, सपोर्ट ही रहेगा। और ऊपर के रेजिस्टेंसेस की बात करें तो मैं कुछ बताना चाहूंगा, और पहले रेजिस्टेंस बताता हूं फिर उसके पीछे की चीजें और बताऊंगा। तो ऊपर में रेजिस्टेंस जो होंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 142, 154 प्लस, ये दो स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। बट रिमेंबर, जमुना ऑटो क्या है? जमुना ऑटो इज अ स्लो मूविंग स्टॉक। ये अभी क्या है? स्लो मूविंग स्टॉक है, धीरे धीरे चलता है। तो स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इसमें आप स्विंग करने या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करो तो इस बात को ध्यान में रखो कि स्टॉक अगर आप स्विंग कर रहे हो और आपसे बर्दाश्त नहीं है कि वापस मेरे भाव पे आए, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना भी मत। क्योंकि क्या होगा कि स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे, तो इस चक्कर में आपको फिर लगेगा मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसलिए मेंटलिटी क्लियर करो कि अगर स्विंग करना है तो स्विंग ही करो। इन्वेस्ट करने वाले इस चीज का ध्यान रखें कि फिर वो टाइम वाइज जो है वो थोड़ा सा टाइम ले तो आपको देना होगा। हालांकि ऐसे ब्रेकआउट के बाद टाइम लगते नहीं है, बट फिर भी हमें सेफ्टी पर्पज ये बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। टाइम लगता है तो भैया टाइम लग भी सकता है, तो इसलिए उस चक्कर में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बिगाड़ना नहीं है। तो क्लियर मेंटलिटी पहले करनी है बिफोर एंट्री। क्या करना है? बिफोर एंट्री, बिफोर एंट्री हमें माइंड में क्लियर कर लेना है कि हमें स्विंग के लिए जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर स्विंग के लिए जाए तो फिर स्विंग के डिसिप्लिन फॉलो करो, फिर ये अफसोस नहीं होना चाहिए 165 आ गया मैंने तो 154 पे बेच दिया। देखो भाई, कमा के भी रोना है तो फिर रोते रहो। कई लोगों की आदत होती है वो कमा के भी रोते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो उनमें से हूं जो कमा के रोता हूं। मुझे कमा के रोने में बड़ा आनंद आता है, खो के रोने में क्या फायदा भाई। अपने क्या है कि स्टॉक 154 पे हमने बेचा और स्टॉक अगले दिन मानो 160 चला गया, तो क्या दिक्कत है, चला गया चला गया। अपने पास वो स्किल है कि उस चार्ट को हम वापस से देख के नया चार्ट देख लेंगे या उसको देख लेंगे या कोई भी ट्रेड वापस ले लेंगे, नई ट्रेड, तो हम वापस कमा लेंगे। लेकिन लॉस करके या इस होप में थोड़ी बैठे रहे कि नहीं नहीं एक दिन भाव आएगा, फिर उस चक्कर में तो वही होगा ना कि यार 3-3, 4-4 साल बैठे रहो। जैसे इसमें भी लोग बैठे थे यहाँ पे 4-4, 5-5 साल बैठे रहो, फिर भाव आते हैं फिर खुश हो जाओ। तो वो मेरा कंसेप्ट नहीं है। बाकी जिसकी जैसी मर्जी वो फॉलो करे। मुझे तो इतना पता है कि अगर मैंने स्विंग के लिए लिया है तो मैं स्विंग के डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो इन्वेस्टमेंट के ही डिसिप्लिन फॉलो होंगे। सिंपल सी कहानी है। तो ये था जमुना ऑटो के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस। ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, इस बात का ध्यान रखिए। मेरा डिस्क्लोजर, मेरे पास फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है और ना ही मेरा कोई नियर टर्म में, नियर फ्यूचर में इसको लेने का विचार है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरे ऑटो स्टॉक्स जो है वो काफी है, आप लोगों को पता भी है उन सब के बारे में। तो मैं एक बार इसको और जो है एक्स्ट्रा अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल सकता। रही बात स्विंग ट्रेड की, तो मैं स्विंग ट्रेड इसमें जरूर देख सकता हूं कि कभी भी मुझे लगा कि मेरे पास अतिरिक्त फंड है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, तो मैं स्विंग ट्रेड की तरफ जा सकता हूं। बट फिलहाल ना मेरे पास पोर्टफोलियो में है, ना मैं इसमें कभी स्विंग करने के विचार को अभी बना रहा हूं। तो ये डिस्क्लोजर मेरी तरफ से। लेकिन जिसके पास है उसे क्या करना है, या जिसका विचार है उसे क्या करना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कंपनी के फंडामेंटली काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे, टेक्निकल भी काफी अच्छे नजर आते हैं। बाकी आप अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करिए और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वेब एनालिसिस की ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1-to-1, जहां एक समय में मैं एक ही इंसान को ट्रेन देता हूं। तो अगर आप चाहें तो वो ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल्स मंगा लीजिए। कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट करने में हमारी टीम आपसे 24 से 48 घंटे में संपर्क करेगी, और अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको तेज रिप्लाई मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो आप हमारे जो लाइव चैट ग्रुप है जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन वहां नहीं आएगी, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे
वो चार्ट एक्सेस करना चाहते हैं जहां पे ब्रेकआउट या रिवर्सल आने वाला है और उन चार्ट को हम पहले से एनालाइज करके बैठे हैं, तो उसके लिए आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना होगा। ध्यान रखिए, कुछ अपॉर्चुनिटी होती है तो ही वहां पे चार्ट आएंगे, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम चार्ट डालने में असमर्थ रहेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।